हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जैसे कि बात करने वाले थे कि ये एमसीक्यू के बारे में कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जितने भी हमारे एमसीक्यू हो सकते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू कम डाले हैं और आने वाली वीडियो के अंदर मैं अपने एमसीक्यू ज्यादा जो है उसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा। तो आइए बच्चों, चलो टाइम खराब ना करते हुए सीधा सीधा अपना वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट का है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सी इन सभी चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर होता है। बच्चों आप लोग जो है मेरी वीडियो को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना, यानी पॉज करके रखना। और उसके अंदर जो है आप अपना आंसर देना। उसके बाद जो है बच्चों मैं आप लोगों को सही वाला आंसर उसके अंदर दूंगा। पहला है बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन। दूसरा है गूगल ऑफिस इन इंडिया। तीसरा है ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन अमेरिका। और चौथा है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो आप लोग अपनी तरफ से देखिए और बताइए कि क्या है क्या नहीं है। आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि किसके आंसर कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, तो आप लोग जरूर बताना। तो मेरे हिसाब से ये आप बच्चों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बी आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि गूगल ऑफिस जो है वो इंडिया के अंदर है, तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। और रशियन एम्बेसी बेटा, कोई भी अगर एम्बेसी होती है, विदेशी एम्बेसी अगर इंडिया में होगी तो उसे हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे ही नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आप लोग इसमें से बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। पहला, परचेज ऑफ पल्सेस बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा दालें खरीदी गई। मशीन बी पॉइंट के अंदर है मशीन परचेज बाय फर्म, फर्म के द्वारा खरीदी गई एक मशीन है। तीसरे पॉइंट के अंदर है व्हीट परचेज बाय फ्लोर मिल। चौथे पॉइंट में है व्हीट यूज बाय द हाउस होल्ड। तो आप लोग बता सकते हैं। बेटा कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है व्हीट यूज्ड बाय द फ्लोर मिल। क्योंकि जो फ्लोर मिल होता है वो गेहूं को खरीदता है, उसका आटा बना के उसको बेच देता है। और जो भी चीज कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जाती है वो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होती। और अगर कोई भी चीज जैसे कि मशीन है, मशीन मशीन जो है बेटा वो कैपिटल आइटम है। और जो कैपिटल आइटम होते हैं वो सारे हमारी एज अ इन्वेस्टमेंट काउंट होते हैं, चाहे फर्म के द्वारा खरीदे गए हों। ठीक है, और इसमें भी तो हाउस होल्ड लिखा है, तो ये तो फाइनल कंज्यूमर ही बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है बेटा सी है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइनल गुड्स रेफर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर डैश और फॉर डैश। आपको बताना है कि फाइनल गुड्स किस पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को आंसर बता दूं, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो हमेशा हाउस होल्ड के अंदर ही यूज करे जाते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट होती है फाइनल गुड्स की वो बिजनेस के अंदर यूज करे जाती हैं। कभी भी फाइनल गुड्स जो है बच्चों वो रीसेल के पर्पज से नहीं आता। तो बी पॉइंट के अंदर भी रीसेल है, सी पॉइंट के अंदर भी रीसेल है, और इसके अंदर भी रीसेल है। तो आंसर जो होगा बच्चों वो होगा इसका ए। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनल गुड्स खरीदे जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ के ऊपर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड किससे होता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, और फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड। अपना आंसर जो है आप लोग कमेंट के अंदर जरूर बताना, और सही आंसर देने की जो है बिल्कुल कोशिश करी जाए। तो बेटा इसका आंसर है, आप लोग मेरी वीडियो को पॉज करके जो है जरूर वेट करना, मैं आप लोग को इसका आंसर बाद में ही बताऊंगा। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो सी है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं होगा, विजिबल इनविजिबल से कोई मतलब नहीं, ये हो सकता है लेकिन इसमें से फैक्टर इनकम माइनस नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों सी है। ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ देम आर एक्सक्लूड फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी। इन सभी के अंदर से डोमेस्टिक टेरिटरी में से कौन सा पॉइंट इंक्लूड होता है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है।
मिलिट्री एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री ये नहीं होता है। मिलिट्री कंसल्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्री ये भी नहीं होता है। यूएनओ डब्ल्यूएच जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये भी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है बेटा डी, ये चारों ही नहीं, तीनों ही नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों डी हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? कभी कभी बच्चों ध्यान रखना, जो हमारे एमसीक्यू होते हैं वो एलिमेंट्री मेथड से भी सोल्व करे जाते हैं, कि अगर जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज का मतलब है कि अगर इनमें एक भी आंसर करेक्ट है या गलत है तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज आल्सो इन कॉल्ड, फॉरेन टेरिटरी नहीं होता है, पॉलिटिकल नहीं होता है। हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो बच्चों इकोनॉमिक्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए है बच्चों हमारा करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा पर्सन जो है इंडिया का नॉर्मल पर्सन जो है काउंट करा जाएगा? तो इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट स्टे फॉर 5 days इन इंडिया, इंडियंस स्टेइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन यूके, एंड नन ऑफ दीज। बच्चों बहुत ध्यान से सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद सोचो, उसके बाद दोबारा आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना। तो बच्चों इसका आंसर है आप लोगों का ए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट जो इंडिया में केवल घूमने फिरने के लिए आए हैं वो तो वापस अपने देश चले जाएंगे, और इंडियंस अगर जो है विदेश में ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, यूके के लिए इंडियन स्टेइंग मेडिकल, तो वो इंडिया के ही है, नन ऑफ दीज। यानी कि जो इसमें नॉर्मल रेसिडेंट कौन सा पार्ट हो गया? इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, जो इंडियंस हैं वो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं यूएसए के अंदर, तो ये उसका पार्ट माना जाएगा। ये तो है ही है इंडिया का पार्ट, और ये आंसर भी इसका गलत हो जाएगा। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट? इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है नॉर्मल रेसिडेंट। A. Indians staying in UK for watching cricket match. Japanese staying in USA for visiting relatives. Russian official working in Indian embassy in Russia, and all of these. इसमें से कौन सा आंसर आप लोगों के लिए सही है? नॉर्मल रेसिडेंट कौन सा नहीं है इसके अंदर? तो बच्चों इसका आंसर जो है वो डी ही होगा, क्योंकि इंडियन स्टेइंग, अगर वो इंडियन है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद जापानीज स्टेइंग यूएसए फॉर विजिट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद रशियन ऑफिशियल वर्किंग इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के अंदर कोई विदेशी काम करता है तो हम उसे जो है नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का नहीं बोल सकते। तो बच्चों इसका आंसर डी है। ठीक है बच्चों, अपना जो है आंसर आप लोग 10 9th का आंसर दे सकते हो। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है हम किन किन चीजों को ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग उसके आंसर मुझे बता सकते हो। रेसिडेंट लिव्स और वर्क्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, रेसिडेंट ऑपरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एट दैट प्लेस। सी पॉइंट है, ए और बी दोनों ही हो सकता है, डी या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है बच्चों। तो बेटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जरा कंडीशन बता दी जाए, तो 1 साल से आपका ज्यादा इंडिया में स्टे होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो है अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन, ये तीनों इंडिया के अंदर होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट बनते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों आपका आंसर सी होता है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर सी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 पॉइंट के अंदर। A Chinese living in India for more than 1 year for the purpose of economic activities, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ, या नन ऑफ दीज? एक चाइनीज व्यक्ति जो है 1 साल से ज्यादा में इंडिया में रहता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं?
सिटीजनशिप तो बेटा वो मैं आपको बता दूं जरा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि लीगल प्रोसीजर होता है कि अगर आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ करती है दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू, अदरवाइज क्या है, आप इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते। रेसिडेंटशिप जो है मैंने आपको अभी बताया पिछली एंट्री के अंदर, जो है 1 साल से आपका ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपका स्पेंडिंग, एक्युलेशन और अर्निंग, ये तीनों जो है आपकी इंडिया के अंदर होनी चाहिए, तो वो रेसिडेंट बन सकता है, सिटीजन नहीं बनेगा। जब सिटीजन नहीं बनेगा तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब 11 पॉइंट पढ़ के बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सी फैक्टर इनकम है? आपको पता है कि, चलो अब पहले आप लोग अपना आंसर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी खटपट की आवाज आती रहेगी बेटा, बैकग्राउंड में मकान बन रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम, तो इसका आंसर रेंट है, वो भी फैक्टर इनकम है, वेजेस भी, इंटरेस्ट भी, तो ये सभी फैक्टर इनकम है, तो बेटा इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम है? यानी कि फैक्टर इनकम क्या होती है, जो आपने बिना काम करे हासिल करी हो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। आप लोग सोच सकते हो और सोच के जो है मुझे बताओ कि जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको इसका आंसर जो है स्कॉलरशिप लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो लैंड भी हमारा किसी भी इनकम की कैटेगरी में नहीं आता। रेंट, लैंड से जो है जनरेट होते हैं रेंट, तो बी और सी, यानी कि इसका आंसर क्या है बच्चों, डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे 13, विच टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट इज फैक्टर इनकम, इसमें से कौन सा जो है फैक्टर इनकम की कैटेगरी में आता है? अर्निंग, रिसीव, ट्रांसफर, नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका आंसर है होगा आप लोगों का, होप सो आप लोगों ने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा है तो आप लोग मेरी वीडियो पॉज कर देना, फिर दोबारा से देना। तो इसका आंसर है अर्निंग। फैक्टर इनकम का इनकम को जनरेट करने का मतलब होता है, रिसीप्ट का फंक्शन नहीं होता, ट्रांसफर इनकम नहीं होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। इस सभी क्वेश्चन जो है आसान आसान है, होप सो इनके आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिए होंगे, तो अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन सभी में से नेशनल इनकम के अंदर कौन सी इनकम को ऐड किया जाता है? पहला ट्रांसफर इनकम, दूसरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तीसरा फैक्टर इनकम, चौथा ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ट्रांसफर ऐड किया जाएगा? तो आप लोग मुझे ऐड मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बच्चों ध्यान रखना, ये इंक्लूडेड है, कभी कोई क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड और नॉट इंक्लूड दोनों बातें हो जाती हैं। तो बेटा फैक्टर इनकम के अंदर ऐड होने वाला है आपकी, नेशनल इनकम के अंदर ऐड होने वाला है आपका फैक्टर इनकम, तो इसका आंसर जो है सी करेक्ट आंसर है। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता, और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है वो तो गुड्स की प्राइस जो होती है हमारी ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर एडिड हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर इनकम इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर इनकम, बच्चों ध्यान रखना, नॉट अ ट्रांसफर इनकम, कौन सी ट्रांसफर इनकम नहीं है? स्कॉलरशिप है, वो भी आपकी ट्रांसफर इनकम है, ओल्ड एज पेंशन ये भी ट्रांसफर इनकम है, पॉकेट मनी पेड टू चिल्ड्रंस, क्योंकि चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करते हैं इसलिए ये भी ट्रांसफर इनकम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट यानी कि सी बचता है वेजेस एंड सैलरीज का, मतलब हम कहीं पे जाके मेहनत मजदूरी करते हैं तो वो जो है हमारी पेड सैलरी के अंदर आता है। तो बच्चों ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस, जो कि इन होप्स सो आपने इनके आंसर करेक्ट दिए होंगे। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आप लोग कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए थैंक यू।